हे दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो टॉवेल होता है वो पानी को कैसे सोखता है? नहीं पता? चलो और एक एग्जांपल देता हूं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो ट्रीज होती है उसमें वाटर नीचे से ऊपर कैसे चला जाता है ना? देखो यहां पे ये जो ग्रेविटेशन है उसको नीचे खींचते रहता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उस पर ग्रेविटेशन एक्ट करता है जो उसको नीचे खींचते रहता है। तो यहां पे भी ग्रेविटेशन क्या कर रहा है, इसको नीचे खींच रहा है, लेकिन फिर भी वाटर ऊपर तक जो लीव्स होते हैं वहां तक चले जाता है ना? है ना इंटरेस्टिंग? हाँ, क्या आपको पता है कि जो दिया होता है हमारा उसमें हम ऑयल डालते हैं और यहां पे कॉटन की विक होती है। तो क्या आपको पता है कि ये जो ऑयल है ये ऊपर कैसे जाता है? विक में, जबकि उस पर तो ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है, उसने कहां पे जाना चाहिए? नीचे जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो ऊपर जा रहा है। पता है आपको? नहीं? ओके, और एक एग्जांपल देता हूं। आपने फाउंटेन पेन तो यूज किया ही होगा, उसकी जो नीब होती है ना दोस्तों, वो ऐसे स्प्लिट होती है ना? तो क्या आपको पता है कि ये जो स्प्लिट है क्यों है? क्यों किया रहता है? नहीं पता ना? चलो, इन सबके जो आंसर्स है वो आज हम यहां पे देखने वाले हैं। इन सबका एक ही रीजन है और वो है दोस्तों कैपिलरी एक्शन। तो हम पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन क्या होती है। तो देखते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन, अब देखो यहां पे जो वर्ड है ना कैपिलरी, इसका मतलब क्या है? कैपिलरी यानी एक ट्यूब होती है जिसकी जो रेडियस है वो बहुत ही कम होती है, यानी फाइन होती है। ठीक है, बहुत ही कम उसकी रेडियस होती है, इसको बोलते हैं हम कैपिलरी। अब ये जो कैपिलरी है, इसमें जो कैपिलरी एक्शन है वो किस तरीके से होता है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें लेना होगा एक बीकर जिसमें वाटर भरा होगा। ठीक है, ये वाटर भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास की कैपिलरी लेंगे। कैपिलरी किससे बनी है? ग्लास से। तो ग्लास की कैपिलरी लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब ये कैपिलरी बहुत ही फाइन है ना, यानी इसकी रेडियस बहुत ही कम है, लेकिन मैं यहां पे जब ले रहा हूं ना तो इसकी रेडियस में क्या करता हूं, थोड़ी सी बड़ी ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि हमें यहां पे समझना है, डायग्राम निकालनी है, इसलिए थोड़ा सा मैं उसको बड़ा दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हो तो ये है ग्लास और वाटर। तो ग्लास और वाटर, इसका जो कांटेक्ट एंगल होता है वो होता है एक्यूट एंगल। कैसा एंगल होता है? एक्यूट होता है। तो ये हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कैसे बनते हैं और कहां पे बनते हैं। तो इसका एक्यूट एंगल होता है, यानी ये इसमें जो मेनिस्कस बनाता है वो मेनिस्कस कैसा होगा? तो कॉनकेव होगा। इसका मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव। तो ये कॉनकेव यहां पे बन गया। तो सरफेस के पास कॉनकेव, यहां पे ये जो सॉलिड सरफेस है उसके पास लिक्विड का सरफेस कॉनकेव होगा, यहां पे भी कॉनकेव होगा और यहां पे कैसा रहेगा? फ्लैट। अब ये ज्यादा डिस्टेंस है इसलिए यहां पे फ्लैट, वैसे ही यहां पे भी ये ऐसे फ्लैट बनेगा। अब देखो यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये यहां पे जो सरफेस बनेगा, यहां पे जो मेनिस्कस बनेगा ना, इसमें ये मेनिस्कस ऐसे कर्व होगा। अब ये पूरी तरीके से कर्व मैंने दिखाया, यहां पे ऐसे कोई भी फ्लैट सरफेस मैंने नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया है? क्योंकि ये फाइन बोर है, इसका बोर ही इतना छोटा है, इसकी रेडियस इतनी छोटी है कि इधर से कॉनकेव और इधर से कॉनकेव लिया तो ये पूरा का पूरा कॉनकेव ही बन जाता है। लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा डिस्टेंस है, इसलिए इसके सिर्फ सरफेस पे कॉनकेव सरफेस हमें यहां पे बना हुआ दिखेगा लिक्विड का, लेकिन यहां पे अंदर तो ये फ्लैट रहेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे मैंने प्योर कॉनकेव क्यों दिखाया और यहां पे थोड़ा सा मैंने इसे फ्लैट क्यों दिखाया है। ठीक है, तो इसको आप समझना है। अब देखो यहां पे हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट्स लेते हैं। ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या कर लिया, 4 पॉइंट्स यहां पे ले लिया। अब देखो यहां पे ए और बी जो है, इसका जो प्रेशर है मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पीए, इसका प्रेशर होगा पीए और इसका प्रेशर यहां पे इस पॉइंट पे प्रेशर जो होगा वो पीबी। ये दोनों कैसे होंगे? ये इक्वल होंगे। ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अच्छा, इक्वल क्यों होंगे? ये भी तो एक क्वेश्चन है। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि भाई ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप यहां पे रीजन लिख सकते हो कि ये एटमॉस्फेरिक क्या है? प्रेशर है, क्योंकि यहां पे भी एटमॉस्फेयर है। ये देखो यहां पे ये खुला है, कैपिलरी ऊपर से खुला है,
तो इसका मतलब यहां पे जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पे भी है, तो दोनों प्रेशर सेम होने की वजह से दोनों का प्रेशर यहां पे सेम हो गया दोनों पॉइंट्स का। अब क्या होगा, दूसरा ये जो बी और सी पॉइंट्स है ये जस्ट बिलो और जस्ट बिलो और जस्ट अबव द सरफेस है, तो ये जो पीबी है वो भी पीसी के बराबर होगा। अच्छा, ये दोनों सेम क्यों होंगे, क्योंकि सरफेस तो पहले है फ्लैट, और दूसरी बात ये है कि ये जस्ट बिलो और जस्ट अबव ऐसे पॉइंट्स है दोनों, यानी बहुत ही पास पास में पॉइंट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके हाइट में कोई डिफरेंस नहीं, और जहां पे हाइट में डिफरेंस नहीं है वहां पे प्रेशर का डिफरेंस नहीं होता है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होता है, याद रखना। तो यहां पे प्रेशर कैसा है, सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इन दोनों के ऊपर से हमें क्या पता चल रहा है कि पीए कितना हो गया, वो भी तो पीसी के बराबर, क्योंकि पीए इज इक्वल टू पीबी, पीबी इज इक्वल टू पीसी, सो पीए इज इक्वल टू पीसी। तो ये हमारा इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो पीए इज इक्वल टू पीसी हो गया। अब हम कॉनकेव सरफेस की बात करते हैं, तो यहां पे लिखते हैं फॉर कॉनकेव सरफेस, या तो फिर कॉनकेव मेनिस्कस, इसके लिए बात करेंगे। अब ये जो कॉनकेव मेनिस्कस है हमारा, उसके लिए देखो मैं यहां पे डायग्राम निकाल देता हूं, ये ऐसे, ये ए पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये डी पॉइंट है, ओके। अब कॉनकेव सरफेस पे हमने वहां पे देखा था कि कॉनकेव, पिछले लेक्चर में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है आपने एक्सेस प्रेशर वाला तो पहले उसको देख लीजिए। वहां पे हमने देखा था कि ये जो कॉनकेव सरफेस होता है, कॉनकेव, वहां पे कॉनकेव साइड में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि कॉन्वेक्स साइड जो होती है ना हमारी, कॉन्वेक्स साइड, तो उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। तो यहां पे प्रेशर कम और यहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। अब ये हमने देख लिया था। अब इसका एक इक्वेशन भी हमने वहां पे देखा था, क्या था वो इक्वेशन, क्या आपको याद आ रहा है? तो देखो इसका इक्वेशन था कॉनकेव साइड का प्रेशर बराबर होता है किसके, कॉन्वेक्स साइड के प्रेशर के प्लस 2s बाय आर। अब ये 2s बाय आर, यहां पे यस क्या है, यस है सरफेस टेंशन जो अलोंग दी सरफेस होता है, तो ये सरफेस टेंशन है, ये भी सरफेस, ये कॉनकेव है और यहां पे ये सरफेस टेंशन है, ठीक है। दूसरा रेडियस क्या होगी, तो ये जो कर्व है इसकी ये रेडियस होगी, तो इस कर्व की रेडियस आर है, तो पीए हो गया पीडी प्लस 2s बाय आर। अब यहां से आपको पीडी मिल जाएगा, पीडी, तो प्रेशर एट पॉइंट डी वो कितना होगा, वो होगा पीए माइनस 2s बाय आर। अब देखो दोस्तों आपको इसको याद रखना है, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पीडी इज इक्वल टू पीए माइनस 2s बाय आर। अब क्या होगा, यहां पे देखो ये जो पीए और पीसी है वो इक्वल है, पीए कितना है हमें पता है। अब देखो पीसी इज इक्वल टू पीए, लेकिन पीए क्या है, पीए पीडी प्लस 2s बाय आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीए ज्यादा है, कॉनकेव साइड में प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो हमें यहां पे और एक चीज समझ में आई कि भाई आपका जो पीए है वो पीडी से कैसा है, ज्यादा है। पीए इज इक्वल टू, पीए इज ग्रेटर देन पीडी, ये कैसा है, ज्यादा है, ये हमें समझ में आया। अब ए का प्रेशर ज्यादा है डी से, लेकिन हमें यहां पे ये भी तो पता है कि पीए इज इक्वल टू पीसी है, तो क्या मैं पीए की जगह पे पीसी रख सकता हूं? हाँ, पीए की जगह पे मैं पीसी रख सकता हूं, तो मैंने यहां पे पीसी रख दिया पीए की जगह पे, तो पीसी इज ग्रेटर देन पीडी। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और ये है हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि भाई पीसी का जो प्रेशर है वो डी से ज्यादा है ना। तो डी का जो प्रेशर है वो कम है, सी का प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, लिक्विड विल फ्लो फ्रॉम सी टू डी, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड कभी भी फ्लो करता है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहां पे हायर प्रेशर क्या है, सी है, और लोअर प्रेशर क्या है, डी पे है। तो यहां से लिक्विड स्टार्ट करेगा इधर आना, किसमें, कैपिलरी में। तो कैपिलरी के इनसाइड प्रेशर आना, लिक्विड आना स्टार्ट करेगा। तो अब क्या होगा, अब यहां पे मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ये समझ में आ गया आपको? ओके चलो यहां पे ही मैं और एक डायग्राम बनाता हूं। तो क्या होगा, देखो अब ये जो कैपिलरी है, ये जो कैपिलरी है
इसमें यहां से लिक्विड आना स्टार्ट करेगा और ये भरते हुए यहां तक चला जाएगा। तो ये आ गया ऊपर लिक्विड, है ना। अब यहां पे ये पॉइंट था आपका ए पॉइंट, ये पॉइंट था आपका बी पॉइंट, ये था आपका ये वाला बी था, ये वाला डी था और ये सी पॉइंट था। ओके, अब देखो क्या होगा, यहां पे हम और एक पॉइंट ले लेते हैं इसकी लेवल पे, सेम हाइट पे यहां पे एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ई। तो अब देखो ये लिक्विड का जब तक ये ई और सी का प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक ये वाटर यहां से आते हुए इसके अंदर जाता रहेगा और इसकी हाइट क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो मान के चलते हैं कि इसकी हाइट h हो चुकी है यहां पे। तो जब तक ये प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते, Pe इज इक्वल टू Pc नहीं हो जाता, तब तक लिक्विड यहां से इसमें अंदर जाता ही रहेगा और इसकी हाइट बढ़ते ही रहेगी। तो अब इसकी हाइट बढ़ चुकी है जितनी बढ़नी चाहिए थी, तो अब Pe इज इक्वल टू क्या हो चुका है, Pc हो चुका है। तो Pe इज इक्वल टू Pc। अब ये जो P प्रेशर है इसको निकालते हैं कि P का प्रेशर कितना होगा। तो यहां पे प्रेशर एट Pe है ना, प्रेशर एट ई, P का प्रेशर कितना होगा। तो P का प्रेशर हमें यहां पे दिख रहा है कि ये तो है D, तो D का जितना भी प्रेशर होगा उस प्रेशर में ये जो हाइट h है, देखो इधर दिखाया मैंने, ये जो हाइट h है इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि भाई ये जो लिक्विड है इसका अपना खुद का मास है, यानी ये वेट एक्सर्ट करेगा नीचे के पॉइंट पे। तो यहां पे आ जाएगा प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर यहां पे ऐड होके हमें मिलेगा। तो जो P है वो क्या होगा, वो होगा PD का प्रेशर प्लस रो जी एच। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो P हो गया PD प्लस रो जी एच। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो PD है यहां पे, ये PD का इक्वेशन हमारे पास है। क्या है PD का इक्वेशन, देखो तो PD इज इक्वल टू PA माइनस 2S बाय R। तो यहां पे लिख दिया हमने P इज इक्वल टू PA माइनस 2S बाय R प्लस रो जी एच, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया PE का। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको यहां पे समझ में आएगा कि अभी फिलहाल Pe और Pc का प्रेशर कैसा है, सेम है। तो हमें पता है बट Pe इज इक्वल टू Pc, लेकिन हमें यहां से तो पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है कि Pa इज इक्वल टू Pc है ना। यानी Pa इज इक्वल टू Pc है तो मैं यहां पे Pa रख सकता हूं, यानी Pe इज इक्वल टू Pa। तो Pe और Pa कैसे है, दोनों के दोनों सेम है। अब क्या होगा, यहां पे मैं इसको रख देता हूं, है ना, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। तो पुट इन इक्वेशन 2, तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर लो तो आपको क्या मिलेगा, Pa इज इक्वल टू Pa माइनस 2S बाय R प्लस रो जी एच। अब यहां पे ये जो Pa है वो दोनों साइड से कट हो गया, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस होगा। तो क्या हो गया, रो जी एच इज इक्वल टू 2S बाय R। यहां से अगर आपको H निकालना है तो H हाइट H इज इक्वल टू 2S बाय रो जी R। तो ये मिल गया हमें इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ना इसको बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला। ये आपको दिखाता है कि कितना हाइट होगा कैपिलरी में, कितना हाइट होगा लिक्विड का, कितना ये ऊपर तक जाएगा, उसकी हाइट का ये फॉर्मूला है। वेयर S इज सरफेस टेंशन, रो इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, G इज ग्रेविटेशन एंड R इज रेडियस। रेडियस किसकी, तो इस कॉनकेव सरफेस की ये रेडियस है। ये रेडियस कैपिलरी की नहीं है, ये रेडियस इस कॉनकेव सरफेस की है। तो अब इस कॉनकेव सरफेस की रेडियस के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको लिख लो, नोट्स बना लो, है ना। उसके बाद में इसको मैं रफ कर देता हूं डायग्राम्स को। हो गया, ओके चलो ठीक है, इसको रफ कर देते हैं।
ताकि ये डेरिवेशन आगे जाए हमें। चलो इसको रफ कर दिया हमने। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो H का फॉर्मूला हमें मिला है उसमें R है, तो R निकालना है, तो ये कॉनकेव सरफेस था हमारा, है ना, ये कॉनकेव सरफेस था, ये ऐसे कैपिलरी थी, ये कॉनकेव सरफेस, तो ये इसकी रेडियस R है यहां पे, है ना, यहां पे ये देखो, ये ऐसे, ये थोड़ा मैंने, ओके मैं इसको ऐसे निकालता हूं, तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाता हूं तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये सेंटर हो जाएगा। ओके ठीक है, अब ये रेडियस इस कॉनकेव सरफेस की है, और ये जो रेडियस है, ये रेडियस किसकी है, तो ये कैपिलरी की रेडियस है, ये देखो यहां पे, ये तो हो जाएगा टोटल डायमीटर, तो ये हाफ हो जाएगी उसकी रेडियस। अब देखो यहां पे आपको पता है कि जो सरफेस टेंशन होता है वो सरफेस टेंशन कैसे होता है, तो पहले ही लेक्चर में हमने हमारे बताया था कि सरफेस टेंशन इज ऑलवेज टेंजेंट टू दी सरफेस, तो यहां पे जो सरफेस है उसको टेंजेंट। अब हमने कॉन्टैक्ट एंगल वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर है उसमें देखा था कि ये जो एंगल होता है मींस टेंजेंट टू दी सरफेस और सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, ये तो इनसाइड द लिक्विड वाला है ना, यहाँ पे ये लिक्विड है पूरा, तो इनसाइड द लिक्विड, तो सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड एंड टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, इनके बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है, थीटा होता है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। अब ये जो थीटा है यहां पे, इसने इस लाइन से बना हुआ एंगल, देखो यहां पे इसको अगर मैं थोड़ा सा और यहां पे इसको आर को इधर लिखता हूं, इसको अगर मैं यहां पे निकालू तो ये जो एंगल है मैं इसको एक्स समझता हूं, तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है, ये थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना, ये मुझे दिख रहा है। अब दूसरी चीज यहां पे ये है टेंजेंट, किसको टेंजेंट है, और ये है रेडियस, तो ये जो कर्व सरफेस है इसकी रेडियस ये है और ये टेंजेंट, हमें पता है टेंजेंट और रेडियस क्या होती है 90 डिग्री, यानी ये और ये लाइन ये दोनों 90 डिग्री है। अब मैं यहां का ये जो एंगल है इसको अगर y ले लूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि x प्लस वाई जो है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि थीटा इज नथिंग बट y है, तो थीटा इज नथिंग बट y, तो y की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, थीटा लिखता हूं, है ना, तो यहां पे मुझे थीटा मिल गया। अब मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, आपको समझने के लिए रीड्रॉ करता हूं, ये है r, ये है स्मॉल r यानी कैपिलरी की रेडियस, ये कर्व, ये जो कर्व है उसकी रेडियस है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, तो मुझे मिल गया एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ये r हाइपोटेनियस है और ये एडजेसेंट साइड है स्मॉल r, तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे स्मॉल r हो जाएगा r cos थीटा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कैपिटल R, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r cos थीटा, तो यहां से मुझे r कैपिटल R की वैल्यू मिल गई, वो क्या है स्मॉल r बाय cos थीटा। तो क्या मैं इसको यहां पे रख सकता हूं, इस एसेंट फॉर्मूले में रख सकता हूं, हाँ बिल्कुल रख सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, इसको यहां पे रख देता हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे ये जो h है, h का फॉर्मूला 2s बाय रो जी, यहां पे ये जो r है कैपिटल R उसकी जगह पे स्मॉल r बाय cos थीटा, तो स्मॉल r बाय cos थीटा मैंने रख दिया, ये cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2s cos थीटा बाय रो जी r, ये हो जाएगा h का फॉर्मूला। तो दोस्तों ये आ चुका है हमारा फॉर्मूला, किसका, हाइट का फॉर्मूला आ चुका है, इसी को हम एसेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं, यानी ये कितना ऊपर जाएगा, कैपिलरी में लिक्विड जो है वो कितने ऊपर तक जा सकता है उसका ये फॉर्मूला है। अब ये जो h है यानी हाइट है लिक्विड की हाइट है, ठीक है, ये वाटर है, ये जो हाइट है यहां तक सपोज लिक्विड भरा है, तो ये हाइट का ये फॉर्मूला है। तो लिक्विड की हाइट कैसे निकलेगी, तो 2s cos थीटा बाय रो जी आर, इस फॉर्मूले से निकलेगी। अब यहां पे देखो ये जो सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन इस लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है, तो अगर सरफेस टेंशन ज्यादा है तो जो हाइट है
वो भी कैसे होगी, ज्यादा होगी। तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा उसकी हाइट ज्यादा होगी, है ना। तो अब इस पे 2008 में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन था कि अगर एक कैपिलरी को हम डालते थे, पहले ए बीकर लिया हमने, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, ठीक है। तो इसमें यहां पे हमने ए जो बीकर है इसमें सिर्फ वाटर लिया और बी जो बीकर है उसमें हमने वाटर प्लस सोप सॉल्यूशन लिया। अब यहां पे क्या था कि ये इसका डायग्राम दिया है आपको कुछ इस तरीके से, है ना। तो जो ऑप्शन ए था उसमें डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है ना। ये वाला डायग्राम ए का है। बी ऑप्शन में, अब मैं यहां पे छोटा छोटा निकालता हूं ताकि आपको समझ में आए। बी ऑप्शन में आपको, है ना, ये वाटर है। बी ऑप्शन में आपको क्या दिया है, ये ऐसे दिया है और ये ऐसे दिया है, ओके। यहां पे भी सेम है, ये H2O प्लस सोप सोल्यूशन और यहां पे H2O, ये बी ऑप्शन। अच्छा, सी ऑप्शन में आपको दिया है कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है, उस डी ऑप्शन में, ये सी ऑप्शन था आपका और डी ऑप्शन में क्या दिया है, अब यहां पे जगह बहुत छोटी पड़ रही है। डी ऑप्शन में आपको दिया है कुछ इस तरीके से, तो ये चारों में से आंसर कौन सा है? तो क्या लग रहा है आपको, चारों में से आंसर कौन सा है? ये ए ऑप्शन है, ये बी, ये सी और ये डी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्या किया है, कैपिलरी को डाला है एक, इसमें ये जो ए बीकर है उसमें सिर्फ वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो बी बीकर है उसमें वाटर प्लस सोप सॉल्यूशन है। तो क्या लगता है आपको कि इसमें से कौन सा जो फिगर है वो राइट होगा? आया समझ में? नहीं? चलो ठीक है, देखते हैं। अब देखो, यह चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, तो भाई जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, यहां पे हमें पता चल रहा है कि यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यस, तो जिसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा वहां पे हाइट ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सरफेस टेंशन ज्यादा तो हाइट ज्यादा, तो सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होगा, वाटर का कि वाटर विद सोप सॉल्यूशन? तो हमने देखा था कि सोप सॉल्यूशन इज इनसोल्यूबल इंप्योरिटी, और इनसोल्यूबल इंप्योरिटी की वजह से जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सरफेस टेंशन अगर डिक्रीज हुआ तो हाइट भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब यह है कि जो सोप सॉल्यूशन होगा उसमें हाइट कम होगी और वाटर में हाइट ज्यादा होगी। अभी ऐसे कौन से ऑप्शंस है कि जहां पे वाटर में, देखो ये वाटर है, यहां पे देखो, यहां पे वाटर में हाइट ज्यादा है, यहां पे सोप सॉल्यूशन में हाइट कम है। तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन किधर है, ये वाला भी ऑप्शन है ना, यहां पे भी वाटर में हाइट ज्यादा है और इसमें हाइट कम है। लेकिन फिर दोनों में से कौन सा आंसर है? तो अभी और एक चीज हमें देखनी होगी कि जो यहां पे जो मिनिस्कस है वह कैसा है। यहां पे मिनिस्कस कॉन्वेक्स है, याद रखना, यहां पे मिनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स है, और यहां पे मिनिस्कस कॉनकेव है। तो हम कौन सा चूज करेंगे, कॉनकेव। क्यों? क्योंकि वाटर और ग्लास का एग्जांपल दिया है जिसमें एक्यूट एंगल होता है और मिनिस्कस कैसा होता है, कॉनकेव होता है। तो ये है राइट आंसर। 2008 में ये जेडब्ल्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो और आगे पढ़ते हैं। अब देखो, और किस पे डिपेंड करता है हमारा हाइट। तो हाइट किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इनसाइड द कैपिलरी। और किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पे, है ना, कॉस थीटा। यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और एच इज इक्वल टू 2s बाय रो जी आर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 to 90 डिग्री के बीच में है तो जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव।
और अगर cos थीटा आपका पॉजिटिव होगा तो h भी पॉजिटिव यानी हाइट होगी ऊपर यानी पॉजिटिव। लेकिन अगर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री से अबव जाता है यानी ऑब्ट्यूज एंगल होता है तो उस केस में जो cos थीटा है वो कैसा होता है, निगेटिव। तो cos थीटा अगर निगेटिव है तो h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और अगर h की वैल्यू निगेटिव होती है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो बीकर है इसमें जब आप इंसर्ट करोगे, क्या कैपिलरी जब आप इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, तो ये हाइट बढ़ने के बजाय ये हाइट घट जाएगी, है ना, ये घट जाएगी या और लिक्विड चला जाएगा अंदर। तो ये होता है मर्क्यूरी के लिए, क्योंकि हमें पता है मर्क्यूरी का जो एंगल होता है वो कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो कॉन्टैक्ट एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो कैपिलरी में लिक्विड डिसेंट होता है और तब इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे डिसेंट फॉर्मूला। क्या बोलेंगे, डिसेंट फॉर्मूला। तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका हाइट यहां पे घट रहा है यानी लिक्विड बाहर तो अबव है, लिक्विड ऊपर है, लेकिन कैपिलरी के अंदर लिक्विड क्या हो गया, नीचे चला गया। आया समझ में। अब और एक चीज देखते हैं, देखो ये जो हाइट है इसकी वो और किस पे डिपेंड है, तो ये रेडियस पे भी डिपेंड है। और ये रेडियस किसकी है, कैपिलरी की रेडियस है, इस पे भी ये डिपेंड करता है। अब ये कैसे करता है, तो चलो इसको देखते हैं। अब देखो ये जो रेडियस है इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि रेडियस अगर बढ़ती है, रेडियस बढ़ती है तो जो हाइट है वो घटेगी। यानी आपने अगर यहां पे ऐसे ये लिक्विड लिया और उसमें आपने जो कैपिलरी डाली है वो अगर बड़ी होगी तो इसमें लेवल छोटी होगी, है ना, बड़ी होगी, ये कैपिलरी की रेडियस बड़ी होगी तो लेवल छोटी होगी। और इसी में, इसी वाटर में अगर आप ऐसे फाइन बोर वाली डालते हो यानी जिसकी रेडियस कम है, ऐसी कैपिलरी अगर आप डालते हो तो वो उसकी हाइट ज्यादा होगी, है ना। तो हाइट और कैपिलरी की रेडियस, कैपिलरी की रेडियस जितनी फाइन होगी यानी कम होगी उतना हाइट जो है लिक्विड का वो ज्यादा होगा। तो फाइन बोर अगर है तो हाइट ज्यादा ऊपर तक जाएगा। आया समझ में, ओके। और एक फैक्टर है जिसपे इसकी हाइट डिपेंड करती है और वो है जी, जी यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं मौजूद है यानी अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो उसका इफेक्ट हाइट पे क्या होगा, तो हाइट हो जाएगी इनफाइनाइट। तो क्या हाइट इनफाइनाइट हो सकती है, यानी जो लिक्विड है क्या वो इंफिनिटी तक राइज कर सकता है, ये पहली चीज। हां, ये इंफिनिटी तक राइज कर सकता है अगर आपकी कैपिलरी इंफिनिटी तक हो तो, यानी उसके एंड तक ये जाएगी। लेकिन अगर कैपिलरी इंफिनिटी तक नहीं जाती है यानी कैपिलरी छोटी है तो फिर क्या होगा, तो क्या पानी कैपिलरी से बाहर निकल आएगा। तो चलो इसी क्वेश्चन का अभी आंसर हम यहां पे देखते हैं कि क्या इसकी लेंथ अगर हम लिमिटेड लेंथ कर दे, जैसे कि इस केस में इसको यहां तक आना है, ठीक है, तो कैपिलरी में इतनी हाइट है लिक्विड कॉलम की, इसमें इंसर्ट करने के बाद अगर मैं कैपिलरी ही छोटी कर दूं, यानी ये यहां तक तो जाने वाला था लेकिन अगर मैंने कैपिलरी छोटी कर दी तो क्या ये पानी यहां पे इसमें से बाहर आ जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो चलो इसको देखते हैं, क्या ऐसा हो सकता है। हां, तो देखो यहां पे ये पानी बाहर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, चलो उसको देखते हैं। अब यहां पे मैं थोड़ा सा बड़ा यहां पे डायग्राम बनाता हूं, है ना। अब क्या होगा कि पहले आपको समझना जरूरी है कि जो लिक्विड है वो ऊपर क्यों जा रहा है, लिक्विड ऊपर ऊपर क्यों जा रहा है, कैपिलरी में लिक्विड ऊपर क्यों जाता है। तो उसको कौन है जो ऊपर खींच रहा है, तो उसको खींचने वाला है सरफेस टेंशन। ये सरफेस टेंशन है जो उसको ऊपर खींच रहा है ना। यहां पे ये जो एडेसिव फोर्स है, एडेसिव फोर्स किसका एडेसिव फोर्स है, ये तो ये जो ग्लास मटेरियल है उसका एडेसिव फोर्स है लिक्विड पे, ये एडेसिव फोर्स उसको दोनों साइड से खींच रहा है और इस खिंचाव की वजह से लिक्विड ऊपर ऊपर जा रहा है। अब देखो
अगर हमने इसकी हाइट ही कम कर दी तो इसको ऊपर कौन खींचेगा? ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है यहाँ के, उनको ऊपर कौन खींचेगा? तो ऊपर खींचने के लिए कोई नहीं है, इसका मतलब ये और ऊपर नहीं जा सकते। दूसरी बात, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इधर से इधर, देखो ये जो लिक्विड है ये इधर से इधर जाता रहेगा जब तक यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे प्रेशर कम है तब तक जाता रहेगा। अब ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड अप होगा कि नहीं होगा? तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहां पे क्या होगा? देखो जैसे जैसे ये प्रेशर बढ़ेगा, यहां पे ये लिक्विड ऊपर जाते जाएगा, तो इसका जो रेडियस है किसका? ये मेनिस्कस का जो रेडियस है कैपिटल आर, जो हमने यहां पे देखा था कैपिटल आर, ये रेडियस क्या होता जाएगा? ये रेडियस बढ़ता जाएगा, यानी ये जो सरफेस है ये फ्लैट बनते जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें लिक्विड जाएगा तो ये फ्लैट बनता जाएगा, यानी पहले सरफेस ऐसा था तो क्या होगा? ये इसके हाइट अभी आपने घटा दी है तो ये क्या करेगा? ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो इसकी रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। एक्चुअल में फ्लैट बन रहा है यानी रेडियस बढ़ रही है, ठीक है, रेडियस बढ़ रही है। इसके लिए रेडियस छोटी होगी, इसके लिए रेडियस बड़ी होगी। तो ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ये रेडियस बढ़ा रहा है खुद की, और ये जो सरफेस है ये फ्लैट बन रहा है। तो ये फ्लैट बनता रहेगा, फ्लैट बनता रहेगा, ये पूरी तरीके से कभी फ्लैट बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो वैसे हो गया तो इसका मतलब होगा कि ऊपर का और नीचे का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है यहां पे, इसलिए इसकी रेडियस, सिंपल सी बात है आपको समझने की, कि इसकी रेडियस क्या होती रहेगी? इसकी रेडियस बढ़ती रहेगी, और जो कॉन्केव सरफेस ऐसे हुआ करता था वो क्या होगा? ऐसे फ्लैट बनता जाएगा, मैक्सिमम फ्लैट बनने की कोशिश करेगा। तो याद रखना दोस्तों कि इनफाइनाइट लेंथ की अगर आपने कोई कैपिलरी ली है तो उस कैपिलरी की हाइट अगर आपने छोटी भी कर दी तो भी जो लिक्विड है वो उसके ऊपर से बाहर नहीं बहेगा। आया समझ में? तो इसको आपको क्या करना है? अभी याद रखना है। चलो ठीक है। अब इस पे भी एक न्यूमेरिकल आ चुका है 2005 में, तो 2005 में ये जो है इस पे और एक न्यूमेरिकल आया है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो क्या न्यूमेरिकल था? न्यूमेरिकल ये था, देखो 2005 में जो न्यूमेरिकल आया था, अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन वाटर, द वाटर राइजेज अप टू 8 सेंटीमीटर, इफ द एंटायर अरेंजमेंट इज पुट इन वाटर कॉलम इन द कैपिलरी ट्यूब विल बी 10 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है। तो देखो न्यूमेरिकल आपको क्या दिया है कि एक 20 सेंटीमीटर की कैपिलरी ट्यूब ली है, तो ये इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की कैपिलरी ट्यूब आपने ली और उसको आपने क्या किया? आपने एक लिक्विड में उसको इंसर्ट कर दिया। जब आपने उसको लिक्विड में इंसर्ट किया तो इसकी जो हाइट है लिक्विड कॉलम की वो इसमें कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो लिक्विड यहां पे 8 सेंटीमीटर तक ऊपर चला गया, यानी एच कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है कि यही अरेंजमेंट जो है उसको आपने क्या कर लिया? एलिवेटर में लेके गए या तो फिर लिफ्ट में लेके गए। लिफ्ट में, अब ये लिफ्ट क्या है? ये फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट है, यानी वो फ्रीली फॉलिंग है, यानी नीचे आ रही है फ्रीली। अब उसमें आपने इसको अरेंजमेंट को रख दिया तो क्या होगा इसके साथ, इस लिक्विड के साथ क्या होगा? उसकी हाइट कितनी होगी? तो उसकी हाइट दी है आपको कुछ, तो भी 4 ऑप्शन आपको दिए है। ए ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर ही रहेगी, बी ऑप्शन है 16 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 5 सेंटीमीटर। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर? तो देखो यहां पे थिंक करना है आपको पता है कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G, यानी G कम होगा तो H बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा। अब फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में G इज इक्वल टू 0 हो जाता है ना। फ्रीली फॉल कर रही है कोई भी बॉडी तो जो उस पर ग्रेविटेशन लगेगा वो कैसा रहेगा? 0 ग्रेविटेशन होगा। तो ग्रेविटेशन अगर 0 हो गया तो H कितना होना चाहिए? एक्चुअल में इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि H इनफाइनाइट कब होगा? तो बोर की लेंथ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन यहां पे बोर की हाइट कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर, यानी ये मैक्सिमम कहां तक बढ़ सकता है? ये लिक्विड इसमें ज्यादा से ज्यादा 20 सेंटीमीटर। तो क्या ये 20 सेंटीमीटर के बाद नीचे गिरने लगेगा इसमें, है ना, बाहर से निकल आएगा पानी? तो नहीं। अभी अभी हमने देखा कि ये जो इसका सरफेस है यहाँ पे, ये कॉन्केव सरफेस, ये फ्लैट बनते जाएगा, ये फ्लैट बनते जाएगा।
पानी इसमें से कभी भी बाहर निकल के नहीं आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। तो 20 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम ये बढ़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? हाँ चलो ठीक है। तो देखो ये पूरा फॉर्मूला हमने समझ लिया। इस पे अगर कोई ग्राफ आता है तो उसको भी आप निकाल सकते हो। जैसे आपको पूछा है कि H वर्सेस R का ग्राफ निकालो, H वर्सेस R, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्लियरली दिख रहा है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आता है जेडब्ल्यू नीट में तो आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल लेते हैं। चलो अभी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम इस पे। एक दो न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी हो चुके हैं हमारे, और एक दो न्यूमेरिकल्स हम इस पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल है अ ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर बोर, 3 नंबर का न्यूमेरिकल है हमारा। अ ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर बोर। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं पहले गिवन डेटा। अ ट्यूब ऑफ 1 मिलीमीटर बोर, तो जो कैपिलरी है उसका बोर कितना है, 1 मिलीमीटर है। तो 1 मिलीमीटर बोर है, यानी R इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो आपको बोर 1 मिलीमीटर का दिया है दोस्तों, यानी उसकी रेडियस उसके हाफ। ये क्या दिया आपको, डायमीटर दिया है। तो रेडियस होती है डायमीटर के हाफ। तो 1 मिलीमीटर यानी कितना हो गया, 10⁻³ मीटर बाय 2। ये हो गया आपका रेडियस। ओके, इज डीप इन अ वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी दी है आपको 800 kg पर मीटर क्यूब। एंड सरफेस टेंशन यस कितना दिया है, 49 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा दिया आपको 0 डिग्री। द ट्यूब इज हेल्ड इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहां पे अल्फा बोल देते हैं इसको। ये एंगल आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। फाइंड हाइट टू विच लिक्विड कैन राइज। एंड हाइट आपको निकालनी है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, हाइट निकालनी है। लेंथ विच लिक्विड विल ऑक्यूपाई इन द ट्यूब, और लेंथ यल भी आपको निकालना है, ठीक है। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। अब देखो H निकालना है। H का फॉर्मूला आपके पास है। H का फॉर्मूला क्या है आपके पास, H का फॉर्मूला है 2s cos थीटा अपॉन ρ/g। तो यहां पे वैल्यूज डालेंगे, वैल्यू डालो। तो 2 इंटू S कितना दिया है, S दिया आपको 49 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मैंने डायरेक्ट 1 यहां पे लिख दिया, अपॉन रो कितना दिया है 800 इंटू R कितना दिया है, रेडियस ये दिया है 10⁻³ बाय 2 ऊपर चला जाएगा और यहां पे लिख देते हैं हम इसको, ठीक है। इंटू G कितना होता है, 9.8 होता है। ओके चलो डिवाइड करो इसको, तो ये क्या आएगा 49 2 ज़ा 98 इंटू 10⁻³ कट हो गया, ये आया 2 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 9.8। तो 9.8 10 ज़ा 98, तो ये हो गया 0 कट हो गया, ये 1/40 मीटर। ओके, तो हाइट आ गया 1/40 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर बाय 40 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो H आ गया 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो आपको यल निकालना है। अब देखो यहां पे यल को कैसे निकालेंगे, तो ये एक बीकर है जिसमें आपने ये पूरा लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ट्यूब है ना, इसने ये ऐसे इंक्लाइन है ना, ये इंक्लाइन है, और यहाँ पे ये जो है ये लिक्विड का हाइट है ना। तो लिक्विड का हाइट ये वाला है H, जो हमने अभी निकाला 2.5 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है इसकी लेंथ, इस ट्यूब की जो ये है लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है ट्यूब में वो निकालना है। और आपको दिया है एंगल अल्फा 60 डिग्री है, लेकिन ये किससे बना है, ये वर्टिकल से बना है, ये वर्टिकल से बना है, यानी ये वाला 60 डिग्री एंगल है। तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये ऑब्वियसली 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 60 ये 30,
है ना, तो ये 30 डिग्री होगा। तो इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं यहाँ पे तो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा। मुझे ये यल निकालना है, ये एच मेरे पास है और ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये तो बन गया एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में मैं यहां पे इसको निकालता हूं। तो इस ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए। तो यहां से मुझे दिख रहा है साइन 30 इज इक्वल टू एच बाय एल। तो मुझे यल निकालना है, तो यल इज इक्वल टू एच बाय साइन 30। एच कितना निकाला मैंने, तो एच हमने निकाला है 2.5 सेंटीमीटर अपॉन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये हो गया 2 ऊपर जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं, और एक न्यूमेरिकल लेंगे, इसको रफ कर लेते हैं पहले। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख लेते हैं। ये JEE लेटेस्ट है, JEE 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। लिखते हैं इफ m इज द मास, फर्स्ट राइट डाउन गिवन डेटा। इफ m is the mass of water that rises in a capillary tube of radius r, then mass of water which will rise in a capillary tube of radius 2r is। तो आपको दो रेडियस दिए, R1 दिया है r और R2 दिया है आपको 2r। ओके, तो आपको क्या पूछा है, देन मास ऑफ वाटर, पहले जो मास है वो m दिया है आपको, तो m1 इज इक्वल टू m और m2 इज इक्वल टू आपको पूछा है, ठीक है। अब देखो इसको ठीक से फिर से पढ़ते हैं। इफ m इज द मास ऑफ वाटर, m मास का वाटर है, दैट राइजेज इन अ कैपिलरी ट्यूब, जो कैपिलरी ट्यूब में राइज हो रहा है, ऑफ रेडियस r, देन मास ऑफ वाटर विच विल राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। तो अगर रेडियस को बढ़ा दिया जाए तो उसमें जो मास होगा वो कितना होगा, वो आपको पूछा है, ठीक है। अब देखो जो मास होता है, मास का फॉर्मूला हमारे पास है। क्या होता है मास का फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी जो लिक्विड की है, यहां पे वाटर दिया हुआ है तो उसकी जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, लिक्विड का, किसमें, तो ये है कैपिलरी में वॉल्यूम। तो हम निकालते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी हमारी कैसी होती है, सिलिंड्रिकल नेचर की होती है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो एक्चुअल में इस वाटर का वॉल्यूम आएगा, जिसकी हाइट h होगी और जिसका रेडियस r होगा। तो यहां पे इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड कॉलम का, वो कितना होगा, तो ये पाई r स्क्वेयर इंटू h। तो जितना वॉल्यूम आपके सिलेंडर का होता है उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, पाई r स्क्वेयर h। अब यहां पे मास अगर m1 होगा तो रेडियस r1 और हाइट h1। मास अगर m2 होगा तो डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ रेडियस चेंज हो रही है, लिक्विड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए डेंसिटी चेंज नहीं होगी, इंटू r2 स्क्वेयर h2, है ना। अब देखो ये जो m1 और m2 है, दोनों का अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो डेंसिटी डेंसिटी कट, पाई पाई कट हो गया और ये इक्वेशन हमें मिल गया। क्या इक्वेशन है, m1 बाई m2 इज इक्वल टू r1 स्क्वेयर h1 अपॉन r2 स्क्वेयर h2। अब देखो दोस्तों यहां पे ये r और h, इसमें से हमको h को हटाना है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, हमारे पास एसेंट का फॉर्मूला है ना। एसेंट फॉर्मूला क्या है, वो h इज इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। अब देखो यहां पे ये जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं उसमें जो सरफेस टेंशन है वो सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि वाटर है, दोनों भी केसेस में वाटर ही है, इसलिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट रहेगा। कॉस थीटा भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि वाटर, वो भी किस पे, वाटर और वो जो बीकर है उस पर डिपेंड करता है, तो ये दोनों वहां पे चेंज नहीं हो रहे हैं, इसलिए कॉस थीटा भी सेम रहेगा। डेंसिटी भी सेम, क्योंकि वाटर ही है। ग्रेविटेशन तो सेम ही होगा, क्योंकि हाइट चेंज नहीं हो रही है। तो ये h और ये r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि HR इज इक्वल टू क्या हो गया,
कांस्टेंट हो गया, यानी H1 बाय H2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को मैं यहां पे इस्तेमाल कर सकता हूं। तो मैंने यहां पे इसको अगर वैल्यूज डाल दी तो मुझे क्या मिल रहा है, M1 बाय M2 इज इक्वल टू R1 स्क्वेयर बाय R2 स्क्वेयर इंटू ये H1 बाय H2 कितना हो जाएगा, ये R2 बाय R1 हो जाएगा। तो ये R2 और ये R2 का स्क्वेयर था वो कट, R1 का स्क्वेयर और एक R1 कट, ये मुझे मिला M1 बाय M2 इज इक्वल टू R1 बाय R2। अब हमें यहां पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R1 इज इक्वल टू R है, तो M1 बाय M2 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R है और R2 इज इक्वल टू 2R है, तो R कट हो गया, M2 इज इक्वल टू 2M। तो ये आया हमारा आंसर, है ना। तो ये जो आंसर है वो आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अभी अभी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब बारी आती है हमारे स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उनकी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उसका मैं अभी यहाँ पे आंसर आपको देता हूं। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं। लिख लिया आपने, आप लोग नोट्स निकाल लिया करो और जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है वो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन है जिसकी वजह से सारी फेनोमेनॉन्स होती है। कैसे, तो जैसे कि आप टॉवेल लेते हो तो टॉवेल के अंदर जो रेशे होते हैं उसमें स्मॉल फाइन कैपिलरीज बनती है और जिसकी वजह से ये जो वाटर है वो सोख लेता है, यानी उन कैपिलरीज के अंदर वो वाटर चला जाता है। ये था एक पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर। दूसरा जो है, जो सैप एंड वाटर है वो ट्रीज के अंदर कैसे चला जाता है, ऊपर तक कैसे जाता है, तो उसमें भी स्मॉल कैपिलरीज होती है किसी भी ट्रीज के अंदर। तो वो कैपिलरी जो है उसमें वाटर राइज करता है कैपिलरी एक्शन की वजह से। तो ये सब होता है कैपिलरी एक्शन जो हमने अभी अभी देखा है ना। तो फाइन बोर की अगर कोई कैपिलरी है तो वो लिक्विड को क्या कर लेती है, ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या करती है, उसको ऊपर उठा लेता है लिक्विड को। तो वो लिक्विड कैपिलरी एक्शन की वजह से इसके ऊपर पत्तों तक जाता है, लीव्स तक जाता है। ये था सेकंड क्वेश्चन का हमारे आंसर। अब थर्ड जो क्वेश्चन था कि निब जो होती है हमारी, निब वो ऐसे स्प्लिट क्यों होती है। तो निब स्प्लिट इसलिए होती है ताकि जो इंक है, अगर इंक नीचे गिर जाए तो उसको आप ऊपर खींच सको। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा कि आप अगर आपकी जो इंक है वो अगर नीचे गिर जाती है, उस पे अगर आप निब रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो सारी इंक है वो उसके अंदर चली जाती है ना। इंटरेस्टिंग, ओके चलो। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दिया होता है उसमें जो विक होती है वो ऑयल को ऊपर खींच लेती है। तो जो विक होती है कॉटन से बनी, उसमें भी स्मॉल 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 कैपिलरीज होती है, जो कैपिलरीज में सरफेस टेंशन फेनोमेनन की वजह से या तो फिर कैपिलरी एक्शन की वजह से जो ऑयल है वो नीचे से कहां पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना। है ना इंटरेस्टिंग, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो फार्मर्स है वो जब प्लग करते हैं वो क्यों करते हैं, प्लॉगिंग क्यों करते हैं, तो वो मॉइस्चर को बचाने के लिए प्लॉगिंग करते हैं। कैसे मॉइस्चर को बचाते हैं, तो वो जो फाइन बोर्स, जो फाइन कैपिलरीज बन जाती है ना जमीन में, उनको वो क्या करते हैं, प्लॉग करके तोड़ देते हैं। तो तोड़ने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे का वाटर है वो ऊपर मॉइस्चर बनके भाप बनके उड़ नहीं जाता, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये सारी फेनोमेना जो है ना, ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होती है। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको ये जो हमारा वीडियो था बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सीखने को मिले, उनके आंसर्स भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आपको अच्छी अच्छी जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।